ब्रॉडशीट के मामले पर जब अमीर हुक्मरान जब बेनकाब होते हैं तो किस तरह से पता चलता है कि लोग करप्शन कर रहे हैं? वजीर आजम जब करप्शन कर रहे हैं तो निचली सतह पर भी करप्शन आम होती है। ये एक अजीब ट्रेजिक कॉमेडी चल रही है इसके ऊपर, जो है ना, ट्रेजिडी कॉमेडी इसलिए कि ट्रेजिक बात ये है कि ये इससे एक्सपोज होता है, ये 20 साल से ये मामला चल रहा है कि हमारे यहाँ करप्शन कितनी डीप रूटेड है और इसकी जो टेंटिकल्स हैं चारों तरफ फैले हुए हैं और सारी पार्टियां इसके ऊपर सियासत कर रही हैं। हालांकि मुझे इसके अंदर इसकी वजह से जो सारा सिस्टम एक्सपोज हुआ है, सारी ही पार्टियां कसूरवार किसी ना किसी हवाले से आती हैं। पहली बात तो ये कि वो हमारे लिए जो नई चीज़ है, हम मेयर का साहब तो इसको बड़े अरसे से फॉलो कर रहे थे, मगर एक नई चीज़ इसमें यह है कि पहले ये तासुर किया गया था कि जनाब जब ब्रॉडशीट के साथ ये माहिदा मुशर्रफ दौर में किया गया कि जी वो इसलिए ख़त्म हो गया कि वो लालची बहुत ज़्यादा हो रहे थे और उन्होंने कहा बीच में से कि जनाब ये तो आपने तो हमने जो पकड़ाई दिए हैं पैसे, मगर आप भी जो कहीं से भी पाकिस्तान से बाहर जो भी केस पकड़ा जाएगा उसमें से भी हमें काट दें, और वो लालची हो रहे थे तो इसलिए हमने कैंसिल किया। तो नई चीज़ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब इसलिए नहीं हुआ था, और वो इसलिए हुआ था कि मुशर्रफ साहब ने अपने 200 बंदों की लिस्ट दी थी और इन्होंने फिर जो इनके मंजूर नज़र हो गए थे ख़ास तौर पे लोगों को, एक्चुअली वो भूल भी गए हैं पैट्रियट जो थे जिनके केसेस ख़त्म हो गए थे, जैसा कि फैसल साहब जो है क्या नाम जी जंग वाले जो है अपने फैसल साले, जैसा कि शेर पाओ, जैसा कि बेताशा उस ज़माने के कैरेक्टर्स थे जिनको निकाला गया। तो एक तो ये है कि उनका बड़ा मुशर्रफ का एक बड़ा दौर का एक बड़ा मकरू चेहरा आता है कि किस तरह सिलेक्टिवली उन्होंने किया, और पाकिस्तान में एहतसाब का हर दौर में इसीलिए कभी नहीं कुछ हो सका कि हमेशा पॉलिटिक्स सियासत आड़े आ जाती है, पिक एंड चूज होना शुरू हो जाता है कि इसको बचा लो इसको करा लो, उसकी वजह से ये पनपता है। और ये इस वक्त सच्ची हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो करप्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो सारी ही पार्टियों में मौजूद हैं, पीटीआई समेत। सो इसका जो आपको करना पड़ेगा, ये पिक एंड चूज वाला मामला जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकेगा। तो मुशर्रफ दौर का बिल्कुल वो हो जाता है कि उन्होंने कैसे ये गान डालना शुरू किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी का तो है ही ज़्यादातर स्कैंडल उनके हैं, और फिर उसके अंदर कमाल एक कैरेक्टर जो भूल गया लोगों को, वो है मदाम मलिया लोधी का, कि आप देखिए ना उनका भाई जो है मेन मंसूरुल्लाह के केस के अंदर था और उसके लिए कहा जा रहा था कि इसको नाम इसका निकाल दिया जाए। ये वो बार वो यही कही जा रहे हैं मूसवी साहब कि जनाब वो उनका वो था, और वो उनका कमाल देखें कि वो मुशर्रफ के दौर में भी वो बड़ी एक्टिव थी, वो रही सफ़ीर, पीपल्स पार्टी के दौर में भी सफ़ीर रही, फिर नवाज शरीफ की भी बहुत लाडली सफ़ीर थी, ऑलमोस्ट वो पीटीआई के अंदर भी आ चुकी हुई थी। इमरान खान उनसे बड़े मशवरे कर रहे थे। अभी वो बाइज़्ज़त किस्म की वो दोबारा राइटर बन जाती हैं जब वो रिटायरमेंट होती हैं, जब नौकरी पे नहीं होती तो वो पूरे पाकिस्तान को वो ना अखलाकियात समझा रही होती हैं पॉलिटिक्स की कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और रोज़ एक तस्वीर लगा देती हैं। मेरी दोस्त है बड़ी, वो नाराज़ होंगी, मगर ये एक हकीकत है, वो कैरेक्टर भी भूल गया हुआ है। इसने काफ़ी सारे चेहरे ना पुराने हैं जो ये भूल गए हैं, लोगों को दोबारा याद करा दें कि ये पिछली दहाई का ये मामला थे, वो आ गया। दूसरा नून लीग का ऑफकोर्स कॉमेडी, उसकी जो ट्रेजिक कॉमेडी कह रहा हूँ कि वो पहले मिठाइयाँ बांटनी शुरू हो गए थे फॉरेन के, जी देखें हमें बचा लिया। वो मरियम बीबी का प्रॉब्लम ये है कि पैनमा में ये मारे इसलिए गए कि ये ना कभी अदालत में आए थे ना इन्होंने केस पढ़ा था। इनके पास बड़े बड़े वकील जाते थे जो अपना केस पेश करते थे कि जी तुम जीत जाओगे, 50 करोड़ रुपए होंगे, किसी ने 50 करोड़ लिए। एक स्टेज थी कि 6 मुख्तलिफ वकील इन्होंने रखे हुए थे, हर बंदे का, डार साहब का अलहदा, मरियम बीबी का अलहदा, नवाज शरीफ का अलहदा, सारों के अलहदा वकील थे। वो ऐसी हमारे से जो अटेंड कर रहे होते थे, हम भी देख रहे थे ये क्या, ये बच सकते थे। 3-4 केसेस पैनमा की थी कि ये बच सकते थे, मगर इनकी अपनी नालायकियों की वजह से और ये डिटेल को ना पढ़ना और अपने केस को खुद ना समझना, उन्होंने आज भी मेरा ख्याल है नहीं पढ़ा होगा। इससे ब्रॉडशीट में भी उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा कि फैसला क्या आया और किसने क्या कहा। उन्होंने मिठाइयाँ बांट दी कि जी हम तो बच गए। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, इन्होंने देखे जी हमें विंडिकेट कर दिया, और उन्होंने भी विंडिकेट कर दिया। अभी भी वो उस तरीके से किए जा रहे हैं, उनके तो वो सारा खिलाफ ही उनके केस है। और फाइनली अभी पीटीआई पे आ गया है कि वो अभी वो डील चल रही है ना कि उनसे कम कराए जाएं, लड़ा जाए। दरमियान में वो भी अपनी सियासत खेल रहे हैं, जाहिर है मौसवी साहब भी। मगर मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है वो उनको पैसे देना और बाहर से लाना एक अपनी जगह है, मगर इमरान खान साहब को अगर ये एहतसाब सीरियसली करना है,
बाद की वो बात तो बाद में आएगी, वो होता रहेगा। मगर ये जो 3 इन्होंने अपनी रिपोर्टें निकाली हैं, खुद अपनी JITs बनाई है, जैसा कि चीनी की अभी तक कितने लोगों को चीनी के अंदर लटकाया, मुझे तो कोई याद नहीं अपने पड़ता। वजीर है, उनके कैसे ये लटकाएं? ऑयल कंपनियों के ऊपर जो है ना एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, उसकी जो तरीका होता है ना कुछ करने का, कमेटी बना दी जाती है। हालांकि बड़े मुतबर नाम है उसके अंदर, शीरी मजारी है, शफकत महमूद है, असद साहब है, मगर हम इंतजार कर रहे हैं और पता नहीं है कितना इंतजार होगा कि उसके अंदर सीधा सीधा हम तेरा इंतजार करेंगे जज क़यामत साहब ने उसके अंदर जो रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पिन पॉइंट किया है, स्पेसिफाई किया है कि ये जो वजीर हैं और ये सेक्रेटरी हैं, इनको तो फौरी तौर पे निकाल दें, क्योंकि ये वजह रहे हुए हैं, ये डायरेक्टली इनका कसूर है, इनको तो फौरन फारिग करें। अभी वो कमेटी बनाई हुई है, कमेटी इसलिए बनाई जाती है जब ना करना हो ना कुछ तो कमेटी बना दो जी, कमेटी। उसके बाद जनाब वो ये IPPs वाला है, अब रोज वो उसकी मेरा शायद हम भी 2-3 दिन से कर रहे हैं कि IPPs की वो जो तसल्ली और खबर दी गई कि जो IPPs का मसला पॉजिटिवली छुपवाई गई, हल हो गया और उससे बिजली सस्ती हो जाएगी, और इस गवर्नमेंट का एक अजीब कारनामा। अभी हम कह रहे हैं शुरू से कि जनाब इसका फॉरेंसिक अकाउंट वो करा लें। अब पता चल रहा है कि जनाब जो उनसे मनवाया भी गया था कि शायद एक्सेस पेमेंट जो दी गई, जो उनको और कई खाते उनके थे कि फ्यूल इंडेक्स का मसला था, बड़े मसले थे। और वो ये भुट्टा साहब की भी एक कल परसों में रिपोर्ट देख रहा था, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि जनाब 1000 अरब रुपया जो था ना उनका बनता था, जो उन्होंने देना था, इन्होंने 450 अरब पे मुकम्मल किया हुआ है। उस पर भी वो कह रहे हैं कि नहीं जी इसके ऊपर भी हम तब साइन करेंगे कि आप ये हमें इतने 33% 40% दे दे। उस पर भी वो रिलक्टेंस हैं और टांगे रगड़ रहे हैं। पॉइंट इज कि इब्तदा जो आपके अपने दौर की है, जो आपके हाथ में है, जो साबित हो चुका हुआ है, उनको तो कुछ को फारिग करें, लटकाएं, क्योंकि जो चीज़ आप इन्वेस्टिगेशन देते हैं उसके अंदर से कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, गंद निकलता है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि ये कुछ लोगों को जो मौजूदा हैं, जो कि 2.5 साल में हो चुका है, उनको निकालें। तो उसके बाद वो तो 20 साल से सिलसिला चल रहा है, तो मेरा ख्याल वो 20 साल और भी चलेगा अदालतों के अंदर, वो नहीं खत्म होगा मामला। क्लास साहब, हर कोई इसके अंदर है, हर पार्टी साहब, आमिर साहब ने कहा है कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व है, इवन के नैब को भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है। आपका क्या टेक है इस पे? जैसे आमिर साहब ने कहा, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैं दाद देता हूँ इस हाउस ऑफ शरीफ को, हम तो आज का नहीं कर रहे, वो हमारे क्योंकि टीम प्रोडक्शन टीम जरा थोड़ी सुस्ती कर जाती है, राना साहब हो गए या हमारे अदनान राजा साहब, नहीं तो 20 शो के क्लिप निकालते हैं कि जब हम 92 पे थे हमने ब्रॉडशीट केस को कितना फॉलो किया और क्या क्या स्टोरीज दी हुई हैं। लेकिन वो दोनों मसरूफ़ आदमी हैं, राना साहब भी और अदनान साहब भी, वो इन चीज़ों में काम नहीं करते, इसको छोटा काम समझते हैं, या वो चाहते नहीं है कि हमें क्रेडिट मिले थोड़ा सा। खैर, इनको दाद देनी चाहिए कि ये ना कोई फैसला पढ़ते हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, उड़ता तीर वो जैसे कहते हैं ना बगल में दबा लेते हैं। इनका यही काम है हाउस ऑफ शरीफ का, जो मैं समझाऊँ सर जी, टोटल। ठीक है, इसी केस को, चले हम पनामा में नहीं जाते सर, ये छोड़ें, इसी केस को देखें। हमारे ना, मैं आपको अगर याद होगा 2-3 दिन पहले ही बता चुका, देहाती मिसाल, हमारे पहलवान लड़ते हैं ना, वहाँ पे देहातों में लड़ते थे कुश्ती, कबड्डी शबड्डी, हमें पता चलता है हमारा पहलवान हारने वाला है हमारे इलाके का या हमारे गाँव का, जो हमने 5-6 ने जाना, धूड़ मट्टी उड़ा के अपने पहलवान को सार पे जानू जर्मन ये वही काम करते हैं, हर जगह पे यही काम करते हैं। ये मौका था, आप कहते हैं इनके पास बड़े सियासी मैकेनिक्स है, मिट्टी तो सुहा है इनके पास, ये मौका था ब्रॉड शीट पे कि आपको इस वक्त वहां पे चुप रहना चाहिए था। आपको केस का पता ही नहीं कि केस है क्या, उन्होंने नारे मारना शुरू कर दिए जनाब। वो देखें ब्रॉड शीट जो है ना, उन्होंने अपना केस विड्रॉ कर लिया, लिहाजा हमारे ये जो एवन फील्ड वाले, ये जो हमने माल शाल बनाया था, फ्लैट्स लिए थे, क्लियर हो गए, बल्ले बल्ले बल्ले, मेरे जैसे पहुंच गए वहां पे, उन्होंने उठाया कंधों पे, नारे मारना, ढोल ढमक्का करके हम निकल गए सारे। एक्सीलेंसी, एक कॉमन सेंस की बात है। पहली बात तो यह है कि वो इन फ्लैट्स को अटैच कर ही नहीं सकते थे, ब्रॉडशीट किया था, मेरा ख्याल अंडरस्टैंडिंग है, गलत कर रहे थे, क्योंकि ये अभी प्रॉपर्टी जो है नवाज शरीफ साहब की, जो उनके बच्चों की प्रॉपर्टी है, उनके बच्चों का, उस पे नीलसन या वो जो भी थे, नस्कॉल वगैरह जो भी थे, उनका वो जो ऑफशोर थी, ये उनके नाम पे है। अभी ये प्रॉपर्टी सिर्फ जज का फैसला था पाकिस्तान में कि इनको आप सीज करें, अभी वो ट्रांसफ़र नहीं हुए थे हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे कोई जाए और उस पर दावा कर दे। सो ये आपके सामने नज़र आने वाली बात थी कि वो अभी ट्रांसफ़र जो है उसकी मलकियत हाउस ऑफ शरीफ के लोगों के नाम पे है, हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे नहीं है। ब्रॉड शीट का केस कोई ये आके नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं था, या जो आपका फैसला है तो वो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ था। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान की उन्होंने प्रॉपर्टीज पे कब्जे करने, आपके फ्लैट्स अभी हुकूमत पाकिस्तान की वो प्रॉपर्टी नहीं है। सो आप तो चुप करके बैठते कि भाई सब नजर यहाँ से ये टल गई बला हमारे से। एक
दूसरा, जब उन्होंने उनको पैसे मिल गए, $28 मिलियन पेमेंट हो गई, हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया जिसने, उसके बाद वो पागल के बच्चे हैं कि $28 मिलियन लेने के बाद वो फिर भी कहते नहीं जी ये हमें फ्लाइट्स दें। भाई उन्होंने अदालत में ये बताया था कि जनाब अगर उन्होंने अटैच किए भी थे, जो कि गलत था, मैं नहीं समझता कि अगर मुझसे पूछे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नहीं कर सकते थे अटैच, जब तक वो हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे वो ट्रांसफर ना होते लीगली। चलो आपने कर दिया, अब कहते नहीं बच्चे की तरह जिद कर देते, नहीं हमने ये फ्लाइट भी लेने साथ में, ये टॉफी के तौर पर ये भी हमें दें, $28 मिलियन भी दें। तो उन्होंने अदालत को ये बताना था हमें पैसे मिल गए हैं, लिहाजा अब हमें इसको परसूव करने की जरूरत नहीं। इन्होंने बल्ले बल्ले बल्ले, और वो इन्होंने अपने ऊपर हिट ली, किसी को नहीं पता था ब्रॉड शीट से कोई इनका तल्लुक भी है या नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप हमें इसमें ज़रूर इसमें डिस्कशन करें। एक तो चीज़, अब जरा आता हूँ इमरान खान साहब पे। उस पर इमरान खान साहब जिसको NRO दे दें वो पाक है, वो हलाल है, जिसको जो चाहे, मतलब पंजाब के सबसे बड़े डाकू चौधरी परवेज इलाही को गले लगा ले, वहां ब्लैक में इनके अपने बकौल खुद का, मैं थोड़ा मेरी जुर्रत है, मैं चौधरी क्लिप मौजूद है, मैं थोड़ा कह सकता हूँ चौधरी परवेज इलाही साहब को कि आप पंजाब के सबसे बड़े डाकू है, मेरी मजाल, मेरी जुर्रत है पंजाब के चौधरियों को, जट्टों को मैं कहूँ। ये तो इमरान खान जैसा एक दबंग आदमी कह सकते हैं ना, वो ब्रेव एंड ब्यूटीफुल एंड बोल्ड जो कहते हैं सारा वो कर सकते हैं। मेरी क्या मजाल है कि चौधरियों को मैं पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहूँ। खैर, आपने पंजाब के सबसे बड़े डाकू जो थे उनके हाथों ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, चले जाते हैं उनके घर पे, लेकिन मच्छ वाले मामले पे आप ब्लैकमेल नहीं होते, ये ध्यान में रखें। अब जो चीज़ यहाँ पे ये बचा रहे हैं, जो ये शहजाद अकबर साहब भी बचा रहे हैं और इमरान खान साहब भी बचा रहे हैं, वो है जनरल परवेज मुशर्रफ का रोल इसमें। ये जितना डिबेकल हुआ है ना आपका $28 मिलियन का, ये सारा इसका कोई अगर बेनिफिशियरी, तो मैं नहीं कहूँ आर्किटेक्ट, अगर आर्किटेक्ट है कोई इसका, अगर कोई एक बंदा मुझे पिक करना हो ना कि इस पूरे जो इन्होंने कमेटी अभी बनाई है, कल बनाई है कैबिनेट में, कि लुक इनटू इट के इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। अब उसमें शफकत महमूद साहब इनको ढूंढ के देंगे, जो खुद जनाब मुशर्रफ साहब के वजीर थे, वो ढूंढ के देंगे, इनका ख्याल है। या मेरे दोस्त, मैं नाम ले लेता हूँ, फवाद चौधरी साहब को भी सुने नाम है, वो तो खुद सबसे बड़े जनाब मुशर्रफ साहब के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब ढूंढ के देंगे नहीं जी कि ये इसमें देखें कि इसमें ना जनाब मुशर्रफ का आता। लोग पूछेंगे जनाब मुशर्रफ का कैसे, जब जनरल मुशर्रफ साहब ने एक NRO दिया था जो इमरान खान साहब कहते हैं, और जो आज वहाँ पे शहजाद अकबर साहब, उनका नाम नहीं लेते, शहजाद अकबर उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि पता पिंडी बॉयज नाराज हो जाएंगे, हमारे जनरल का नाम नहीं लेना, बाकियों पर यहाँ थोपी जाओ, बाकी जो आप उसमें ठोक सकते हो सबको ठोक दो, जो भी आप कर सकते हो, लेकिन हमारे जनरल का नाम नहीं लेना। जनरल मुशर्रफ का नाम किसी की जबान से नहीं निकलेगा, ना इमरान खान की जबान से निकलेगा। इतना कहेंगे NRO दिया था, ये नहीं बताएंगे NRO उन्होंने कैसा दिया था। उन्होंने जनाब यहाँ पे इनको जब आके 2000 में डील हुई थी इनकी, जब ये बैस सऊदी अरेबिया गए थे, उस वक्त तक ये कंपनी के साथ मुआहदा हो चुका, तो 4 महीने पहले मुआहदा किया था इन्होंने ब्रॉड शीट से। इन्होंने जून जुलाई में मुआहदे किए ब्रॉड शीट के साथ 2000 में, और उनको दिसंबर में आपने उसको नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया यहाँ से। उसके बाद तो इनफेक्टिव हो गया था। फिर इनका रुख चला गया पीपल्स पार्टी की तरफ, जनाब मुशर्रफ साहब का, कि उनके साथ वो डील शील, वो अमीन फ़हीम को वज़ीर आज़म बनाना है नहीं बनाना, क्या करेंगे नहीं करेंगे, बेनज़ीर भुट्टो से दुबई में मुज़ाकरात, वो जनाब मुशर्रफ कर रहे थे। जो ही उनके साथ मुज़ाकरात खुले हुए तो 2003 में इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया, इन्होंने पेट्रियाट तोड़ ली थी। सो इसका अगर कोई वन मैन, अगर शफकत महमूद साहब में जुरत है, तो मुझे उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके सामने आएंगे ना, इनमें जुरत है। जनरल अमजद को बुलवाएं ना, एक इंक्वायरी कर रहे हैं ना कि भाई साहब जनरल अमजद साहब आप उस वक्त नैब के चेयरमैन थे यहाँ पे, आप हमें बताएं 5 महीने पहले आप उस ब्रॉड शीट के साथ डील कर रहे हैं कि आप हमें दुनिया भर से ये लोग लेके ढूंढ के दें, 20% उनका शेयर दे रहे हैं, और 4 महीने बाद जिनके खिलाफ वो सबूत इकट्ठे करने का टास्क दिया गया है उनको आप यहाँ से निकाल रहे हैं कि आप जाएं। तो नवाज शरीफ के खिलाफ तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो वो क्या नल एंड वाइड हो गई थी जब सऊदी अरेबिया से डील के बाद वो चले गए थे। उसके बाद उनको परसू करना, उनके केसेस ढूंढना, उनकी करप्शन ढूंढना, वो तो मतलब एक कॉमन सेंस भी नहीं बनती ना। फिर पीपल्स पार्टी से आपकी दोस्तियां होगी, फिर आपने 2003 में सारे मुआहदे खत्म कर दिए, फिर जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में आते ही इनके मुज़ाकरात शुरू हो गए, और जब ये आसिफ अली जरदारी साहब आए, इन्होंने $5 मिलियन मेरा ख्याल है इन्होंने जून में 2008 में इन्होंने उसको, ये मेरा जेरी जेम्स उसका नाम था कंपनी का डायरेक्टर, इन्होंने उसको अदा कर दिया। और उन्होंने पता बिल कितना बनाया था, इंटरेस्टिंगली जेम्स जेरी ने $515 मिलियन का बिल बनाया पाकिस्तान के खिलाफ, और इन्होंने कहा जी आर्बिट्रेशन में चलते हैं। $515 मिलियन नहीं, इन्होंने हायर किया अहमद बिलाल सूफी साहब को। सुनते हैं जरा क्या कमालात हैं इस मुल्क के। फेवरेट वकील जो टीवी पे बैठ के उन्होंने मेरी तरह कोई 2-4 बातें पढ़ ली हैं इंटरनेशनल लॉ की, टीवी पे और कोई है नहीं, तो पाकिस्तान को लगता है कि अहमद बिलाल सूफी पाकिस्तान का जीनियस है जो इंटरनेशनल लॉ समझते हैं। इसमें उन्होंने बाकी जीनियस वाला काम किया, मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने जनाब उनके साथ रब्ता किया जेम्स जेरी के साथ कि भाई साहब मेहरबानी करें, 515 मिलियन तो बहुत है, अपनी फीस इन्होंने अलहदा ली, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और पता है इन्होंने कितने पे राजी कर लिया, $515 मिलियन का उसका दावा था कि मुझे चाहिए, इन्होंने $5 मिलियन पे ब्रॉड शीट को राजी किया। वो तो कहा कि जी कमाल, उस वक्त तो तालियां बची कि 500 मिलियन से 5 मिलियन पे ले आया, इस तरह तो अब इससे क्या साबित हो रहा था। अब जो ये नहीं समझ सके, ये नहीं समझ सके
कि इससे वो साबित क्या हो रहा था कि फ्रॉड हो रहा था आपके साथ, कि जो 5 और 15 मिलियन डॉलर जेन्युइन क्लेम होता तो वो आपसे 5 मिलियन डॉलर पैसे लेता। 5 मिलियन डॉलर लेके वो साहब हो गए जनाब, रफा चुकू आपको भाग गए, वो रफू चक्कर हो गए, भाग गए जनाब। उसके बाद दोबारा इनकी उन्होंने एक नई कंपनी लिक्विडेट उसने बेच दी वो कंपनी। नई कंपनी वालों को जब ये मिला, जिसमें ये मसूफ ये मौसवी साहब अब सामने आ रहे हैं करेक्टर, तो इन्होंने जनाब फिर नया दावा ठोक दिया, इन्होंने कहा हमारे पैसे दें। अब नई ट्रक की बत्ती दे रहे हैं कि मेरे से और काम ले लें। सबके पैसे क्या रहते हैं। आपको बताऊं, मैं चीजें बताऊं कि इस मुल्क में ये निकलना था बैकग्राउंड, लोगों को भूल गया इस सारे मामलात का।